हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। माई सेल्फ सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का एवोल्यूशन चैप्टर। पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रखा है, जिसमें हमारी थ्योरीज आती हैं, क्यों ये थ्योरीज फेल हुई हैं, इसके अलावा डार्विन का क्या रोल था एवोल्यूशन के टर्म में। आज हम उन्हीं को थोड़ा ब्रीफ में स्टडी करेंगे। फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब क्या है? नाम में ही आ रहा है स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज बनी कैसी हैं, ये तो हमने देखा है। एवोल्यूशन के टर्म में चीज़ें क्या हुई, एक से दूसरे चीज़ में इवॉल्व होते गई। लेकिन हमने क्या देखा, सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि ये एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं थे, इनके अंदर थोड़े से चेंजेस आ रहे थे। अब अगर वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। भाई चेंजेस जो हैं वो तो दोनों ही तरीके के होंगे ना, या तो पॉजिटिव वे में होगा या तो नेगेटिव वे में होगा। तो ये जो चेंजेस थे ये अगर पॉजिटिव वे में हुआ तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन के बाद उनकी जो प्रोजनी आएगी उनके अंदर भी वो चेंजेस देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, नंबर ऑफ प्रोजनीज जो बनेगी, इन सब के अंदर ये क्वालिटी देखने को मिलती है। और इन्हीं को हम एक कॉमन कंसीडर करते हैं, क्या? स्पेशिएशन। जानते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है? द इंसाइट ऑफ डार्विन वॉज दैट ही asserted that the heritable variation, यानी ऐसा वेरिएशन जो एक से दूसरे जनरेशन में हेरिटेबल हो सकता है, यानी एक से दूसरे जनरेशन तक पास आउट हो रहा है, विच मेक्स रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बेटर इन, ये याद रखना है, बेटर इन सम इंडिविजुअल will enable them to reproduce and make more progeny over a period of time। ठीक है। अब वो जो ऑब्वियस सी बात है, जब स्पेशिएशन या जब एवोल्यूशन हो रहा है तो वो एवोल्यूशन के टर्म में चीज़ें अच्छी बुरी दोनों ही कंसीडर की जाएंगी। लेकिन जो अच्छी वाली चीज़ें हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जब पास आउट होना शुरू करेंगी तो वो क्या होगी, एक नई प्रोजनी बनाएगी, और उन सारी ही प्रोजनी में वो क्वालिटी जो होगी वो सब में देखने को मिलेगी। और इन्हीं को एक कॉमन कंसीडर करते हैं, क्या? स्पेशिएशन। चेंज इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स लीडिंग टू ओरिजिन ऑफ न्यू फॉर्म्स या स्पीसीज इज नोन एज स्पेशिएशन। यानी आप कॉमन भाषा में सिर्फ इतना पढ़ सकते हो, स्पेशिएशन का अगर एक दो चार वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना हो तो एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? स्पेशिएशन। ठीक। अब वो फॉर्मेशन में जब आप स्पेशिएशन में थोड़ा डीप जाओगे तो आप पढ़ोगे ये चीज़ कि वो जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी नई चीज़ आ रही है उनके अंदर, वो नई चीज़ का ज़्यादातर, ऑब्वियस सी बात है, आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो आपका मेन फोकस कहाँ होगा? अच्छी क्वालिटी पे या डाउन क्वालिटी पे? ऑब्वियस सी बात है अच्छी क्वालिटी पे। तो स्पेशिएशन के अंदर भी क्वालिटी क्या कंसीडर की गई? जो थोड़ी अच्छी हो। ठीक। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है बेटर इन सम एक्सटेंट। ठीक। जो पहले से कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। हमने पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पिछले क्लासेस में ही। ठीक। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जो नेचर के थ्रू सिलेक्टेड हैं, किसके फॉर्म में ये सिलेक्ट होंगे? अगर वो रिप्रोडक्टिव फिट होंगे तो फिर वो क्या होंगे? नेचर के थ्रू सिलेक्टेड होंगे, और उनकी ही प्रोजनी क्या होगी? आगे की तरफ इंक्रीज होगी। लेकिन अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है हमारी एनसीईआरटी में बहुत ही डीप में इनके बारे में बताया गया है कि नेचुरल सिलेक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में है क्या, वो आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन का ही एक चीज़ है, क्या? ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है, स्टोरी के फॉर्म में ही पढ़ेंगे, और बहुत सारे कन्फ्यूज़न आज ही दूर करेंगे, जिस पे हम पढ़ेंगे ये एडॉप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मॉथ, क्या हुआ था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में? ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रियल एरिया एकदम से तो आई नहीं है। ठीक है। अचानक से तो इंडस्ट्रियल एरिया आई नहीं है। पहले के टाइम पे लोग खेती करते थे और अपने जो भी सर्वाइवल रेट है उसको सर्वाइव करने के लिए छोटे मोटे से काम कर लेते थे। ठीक है। बार्टरी सिस्टम था, आपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सब पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि कैसे कैसे चीज़ें आगे की तरफ बढ़ते गए। सिर्फ ह्यूमन का एवोल्यूशन नहीं हुआ, इनफैक्ट हमारे जितने भी इकोनॉमिक रेट हैं उनका भी धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। लेकिन बायो के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक रेट से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमें पढ़ना क्या है
ह्यूमन में कैसे एवोल्यूशन हुआ या स्पीसीज़ में कैसे एवोल्यूशन हुआ। लेकिन इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म में क्या था कि जब पहले ईयर था 1850, ठीक है, 1850, इस टाइम पे बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, आराम से। और आपने पढ़ रखा है ये चीज़, नहीं भी पढ़ रखा है तो आज आप फिर से जान लेंगे कि जो लाइकेन है, लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, ठीक है। वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बिहेवियर होता है कि एल्गी क्या करता है, फूड सप्लाई करता है फंजाई को, फंजाई बदले में क्या देता है, रहने की, सर्वाइव करने की न्यूट्रिएंट की वैल्यू देता है एल्गी को, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लाइकेन है वो बहुत बड़े क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर, वो बहुत ही अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो पॉल्यूटेड एरिया में कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, उनको साफ़ सुथरी जगह पसंद है, पोल्यूशन में रहना नहीं पसंद है, तो वो पोल्यूशन में ग्रो ही नहीं करते। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रीज, आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ या रोज़ टीवी में इतनी सारी, दिल्ली के बारे में न्यूज़ आ रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र पूरे के पूरे, वहाँ पे पोल्यूशन रेट इतनी हाई क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, पहले तो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। दूसरा, इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स चल रहे हैं वहाँ पे, पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है व्हीकल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि आज भले ही घर में 4 लोग हैं, वो 4 लोगों की अलग अलग व्हीकल है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या आ रहा है, स्मोक, डस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत है, तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, और पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो लोगों को सर्वाइव करने में दिक्कत हो रहा है। तो जो लाइकेन है, अभी बताया, लाइकेन कभी भी पोल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करते। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, तो जब इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट ही नहीं हुआ था, ईयर था 1850, उस टाइम पे 2 तरह के मॉथ क्या आपने देखा होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है, बटरफ्लाई के थोड़े से छोटे शेप में। तो वो जो मॉथ था, वो मॉथ 2 कलर में पाए जा रहे थे, एक वाइटिश कलर में था और एक थोड़ा डस्टी ब्राउनिश कलर में था। तो क्या था, लाइकेन जो थे वो वाइट कलर में पाए जा रहे थे, ठीक है। लाइकेन का जो कलर था वो वाइट थे कलर का, वाइट कलर लाइकेन। ये जो लाइकेन थे ये वाइट कलर के थे, तो मॉथ जो होते थे कैमोफ्लैग के थ्रू उसमें छिप जाते थे। अब कोई भी इंसेक्ट जो बड़े, या कोई भी लिजार्ड, ठीक है, रेप्टाइल्स टाइप की चीज़ें क्या थी, वो वाइट मॉथ को तो पहचान ही नहीं पाती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जितने भी ब्राउन या डस्टी ब्राउन कलर के मॉथ थे वो सब क्या हो गए, खा गए, ठीक है। जितनी भी उनकी जो भी संख्या थी, जो भी पॉपुलेशन थी, वो उस टाइम पे देखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेडेटर उनको क्या प्रेडेट कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो सारी ही प्रजातियां खत्म होना शुरू हो गई। लेकिन जब इंडस्ट्रियल स्टार्ट हुआ, ईयर था 1920, उसी सेम फील्ड में, उसी जगह पे ऐसा देखा गया कि अब क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टार्ट हो चुका था, इंडस्ट्रियल स्टार्ट हुआ तो पोल्यूशन का रेट बढ़ा। अब पोल्यूशन का रेट बढ़ा तो क्या हो गया, लाइकेन ग्रो करना बंद कर दिए। अब जब लाइकेन ग्रो करना बंद कर दिए तो ट्री का जो बार्क था उसी के ऊपर लाइकेन ग्रो कर रहे थे, तो उस बार्क पे अब आसानी से कौन दिख जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लाइकेन जब ग्रो नहीं कर रहे हैं तो बार्क का जो कलर होता है वो तो ब्राउनिश कलर में ही होता है, या स्मोकी डस्टी ब्राउनी कलर में होता है। तो वहाँ पे जो भी वाइट की जगह अब कौन से, जो हमारे ब्राउन माउथ थे, वो क्या हो गया, वहाँ पे छिपना शुरू कर दिए, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन सेम था, तो प्रीडेटर आसानी से उनको पहचान नहीं पाते थे। लेकिन अब वाइट माउथ जो थे वो पकड़े जाते थे, और इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो संख्या थी या इनकी जो पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूस वे में डिक्रीज होना शुरू कर दी, ठीक है, क्योंकि अब इनके ऊपर हमला शुरू हो गया था। तो यही हमारा कहलाता है क्या, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। हमारी बॉडी में भी मेलानिन पाया जाता है ना, मेलानिन पिगमेंट। तो बेसिकली ये जो पिगमेंट है क्या, कलर के लिए बेसिकली जिम्मेदार होता है, आपने पढ़ रखा है, ठीक। जिसके अंदर जितना ज़्यादा मेलानिन डिपॉजिट होता है उसका कलर उतना ज़्यादा डार्क होने लगता है। तो बेसिकली ये दोनों मौत की बेसिस पे ये मेलानिज्म पड़ा। और इंडस्ट्रियल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सीधा और सीधा कनेक्शन कहाँ से जुड़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है। ये है पूरी की पूरी स्टोरी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की। इसी को क्यों बोला गया, इसको नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से क्यों पढ़ा जाता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मौत पहले के टाइम पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, लाइकेन ग्रो कर रहे थे, तो नेचर के हिसाब से कौन फिट बैठ रहा था, हमारे वाइट मॉथ। क्यों? क्योंकि लाइकेन उनके ऊपर वो जब बैठते थे तो वो पहचान में नहीं आते थे, तो प्रीडेटर उन पे हमला नहीं कर पाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, लाइकेन की ग्रोथ बंद हुई, तो बार्क पे जब भी बैठते थे, बार्क के कलर में कौन सा शो कर जाएंगे, हमारे वाइट मॉथ तो शो कर जाएंगे, लेकिन ब्राउन वाले छिप जाते थे, कैमोफ्लेज वाली कंडीशन में आ जाते थे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, वाइट मॉथ की अब कौन बेटर सर्वाइव कर रहा था,
बेटर सर्वाइव करा था हमारे ब्राउन माउथ, ठीक है। ब्राउन माउथ जो थे वो ज़्यादा बेटर सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन वाइट वालों की संख्या क्या हो गई, कम होने लगी, यानी वो अपने इन्वायरमेंट की बेसिस पे क्या है, फिट नहीं है। इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल में। एक बार पढ़ते हैं हमारी एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है। इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ्स मेड इन 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, it was observed that there were more white-winged moth on trees than dark-winged और melanized moth, ठीक है। डार्क विंग और मेलानाइज्ड मॉथ क्यों बोला गया, ऑब्वियस सी बात है, जो डार्क कलर हो रहा है बॉडी का मेलानिन पिगमेंट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको ऐसा बोला गया है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, thick growth of almost white color lichen covered the trees. In that background the white winged moth survived but the dark colored moth were picked up by the predators. अभी हमने बताया कि जब लाइकेन का ग्रो हुआ तो वहाँ पे वाइट वाले तो छुप गए, लेकिन ब्राउन वाले क्या हो गए, पकड़े गए। किसके थ्रू, प्रेडेटर्स के थ्रू। अब लिजार्ड या जो भी रेप्टाइल्स वाली चीज़ें होंगे, स्नेक वगैरह, वो सब क्या करते थे, हमला कर देते थे, लेकिन वो जब देखेंगे तब तो पहचानेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइकेन के ऊपर वाइट वॉथ जो थे वो तो छिप गए, लेकिन ब्राउन वाले पकड़े जा रहे थे। बहुत सी बात है ना, वाइट के ऊपर आप ब्राउन पकड़ो रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहचान में तुरंत आ जाएगा। However, in the collection carried out from the same area but after industrialization, उसी एरिया में फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, ठीक है, ईयर था 1920, एक था 1850, दूसरा है 1920, वर मोर डार्क विंग्ड मॉथ इन द सेम एरिया, दैट इज द प्रपोर्शन वॉज रिवर्स्ड। क्या है, अब जस्ट अपोजिट कंडीशन देखी गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के बाद कंडीशन जो थी जस्ट रिवर्स हो गई। क्या, उस टाइम पे वाइट माउथ की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या हो गया, ब्राउन माउथ की संख्या ज़्यादा हो गई। रीज़न, लाइकेन का ग्रोथ खत्म। द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन फॉर प्रीडेटर विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड, ठीक है। कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड मतलब मॉथ का जो कलर था वो ब्राउन वाला तो बार्क पे छिप जा रहा था, लेकिन वाइट वाला बेचारा वो तो कहीं छिप नहीं पा रहा था, तो प्रेडेटर का तुरंत उन पे हमला स्टार्ट हो जाता था। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, प्री का मतलब पहले, ठीक है। द ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन स्मोक शूट, जो भी धुएं से, डस्ट से, ये जो भी पल्यूटेड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपोजिशन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंडीशन ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे बार्क पे क्या होते थे, हर जगह धूल, हर जगह डस्ट, स्मोक, ये सारे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से जो ट्री के ट्रंक का कलर था वो ज़्यादा से ज़्यादा डार्क होना शुरू हो गया। दिस कंडीशन द वाइट विंग्ड मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर्स, डार्क विंग एंड मेलानाइज्ड मॉथ सर्वाइव, ठीक है। जो भी मेलानाइज्ड मॉथ थे या डार्क विंग मॉथ थे वो सर्वाइव कर पाए, लेकिन वाइट विंग मॉथ खत्म। क्यों, क्योंकि अब आसानी से वो पकड़े जा रहे थे, तो प्रेडेटर्स का हमला उन पे आसानी से, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ नज़र के सामने रहेगी उसी पे हमला होगा। तो वाइट कलर क्योंकि हमेशा दिख जा रहा था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं पे हमला हो रहा था, और उनकी ही पॉपुलेशन क्या हो गई, एक साथ कम हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है हमारी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के अंदर। अब इनमें क्या कंक्लूज़न निकला वो जानते हैं। कंक्लूज़न क्या निकला, स्टडी कंक्लूडेड दैट in a rural area the count of melanic mouth was low because industrialization did not occur. रूरल और अर्बन एरिया, रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस है, रूरल एरिया यानी जो विलेज साइड की एरिया है, वहाँ पे क्या है, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे लाइकेन, ऑब्वियस सी बात है, ग्रो कर सकते, लाइकेन ग्रो कर सकते, तो वहाँ पे वाइट कलर वाले मॉथ का सर्वाइवल रेट अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो थोड़े अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो और वैसे भी स्मोक और डस्ट की वजह से वहाँ के जो भी ट्री के ट्रंक है वो क्या हो गए, डार्क होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्राउन मॉथ तो छिप जा रहे हैं लेकिन वाइट वाले पकड़े जा रहे हैं। तो ये रूरल और अर्बन एरियाज़ से टाइप में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, पोल्यूशन की रेट कम है,
तो वहाँ पे लाइकेन का ग्रोथ हो सकता है। तो लाइकेन का ग्रोथ अगर होगा तो वाइट कलर वाले मॉथ तो वहाँ पे छिप जाएंगे, लेकिन ब्राउन वाले वहाँ पे वो पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर ये अर्बन एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट पीक पे है, तो यहाँ पे स्मोक और डस्ट की वजह से लाइकेन ग्रो कर नहीं रहे और आसानी से क्या पकड़े जा रहे हैं, वाइट वाले मॉथ। चीज़ें अर्बन और रूरल के केस में जस्ट रिवर्स हो रही है, ठीक है। दिस शोड दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडॉप्ट, सर्वाइव एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज। यही बोल रहा है कंक्लूजन में कि अगर मिक्स्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, दो लोगों की पॉपुलेशन है जिनके बीच जंग छिड़ रही है, तो जो नेचर के थ्रू सर्वाइव कर लिया, फिट एंड फाइन हमेशा रह लिया, वही आगे की तरफ अपनी प्रोजनी को बढ़ाएगा, नहीं तो उसका काम वहीं का वहीं ख़त्म। ये हमारा कहता है, किसका कंक्लूजन आ रहा है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का। अब एक और चीज़ है जो एग्जाम्पल के ही थ्रू पढ़नी है हमें। ये हमारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का है और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का है। तो ट्री का ट्रंक देखो, ये आसानी से छिप जा रहा है। हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन, ये एक्चुअल में वाइट कलर में है, तो वाइट वाला मॉथ जो है इसमें छिप जा रहा था, लेकिन ब्राउन वाला जो था वो पकड़ा जा रहा था, और यहाँ पे ब्राउन वाला छिप रहा था लेकिन वाइट वाला पकड़ा जा रहा था, ठीक है। रेजिस्टेंस टू केमिकल, ठीक है, केमिकल्स के थ्रू क्या क्या रेजिस्टेंस हुई। अब ऑब्वियस सी बात है, कभी आपने देखा है, आप जितनी ज़्यादा दवा खाओगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की क्या होगी, कहते हैं ना कि हम बहुत ग्रीडी नेचर के हैं, एक बार में हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हमारी बॉडी भी वैसे ही हो जाती है। जितना ज़्यादा उसको अब इतना सा मिलेगा तो वो इतने में संतुष्ट नहीं रहेगा, उसको और ज़्यादा चाहिए। लोग कहते हैं, आपने एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखी होगी, क्या, जो लोग स्मोक वगैरह करते हैं, बहुत ही बेकार हैबिट है, कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है, बायो के स्टूडेंट हो तो पता है लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लोग करते हैं वो स्टार्ट कैसे इनकी लत लगती है, उनको लगता है एक बार से कुछ नहीं होगा। नहीं, हमारी बॉडी में निकोटीन की वैल्यू कंसीडर कर ली जाती है, अब उतने से नहीं, उससे ज़्यादा अमाउंट में उसको चाहिए रहता है, और इसी तरह धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी लत लग जाती है। आज के टाइम में एक बहुत ही फ़नी सा चीज़ है, मच्छर को अगर आप घर में, ये सोचो ठंडी में तो इतने नहीं होते, बट गर्मी के सीज़न में मच्छरों के लिए अगर आप ऑल आउट या आपके वो गुड नाइट वगैरह लगा लो, ठीक है, तो धुएं से मच्छर क्या भाग रहे हैं आज के टाइम में, नहीं, मच्छरों के अंदर भी इनफैक्ट इसकी एडॉप्टेशन आ गई है, वो अब इतने धुएं से नहीं कुछ होने वाला उनको, इससे ज़्यादा केमिकल अगर उनको मिलेगा, इससे ज़्यादा स्मोक मिलेगा, तब जाकर वो आपको डिस्टर्ब करना बंद करेंगे, नहीं तो वो ऐसे ही मंडराते रहेंगे, कान में गाना गाते रहेंगे, बिना मतलब के काटते रहेंगे, बस यही होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मॉस्किटोज़ के अंदर तक ये सारी चीज़ों का एडॉप्टेशन हो गया। इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है हमें, किसमें, रेजिस्टेंस टू केमिकल, यानी केमिकल्स के लिए बॉडी रजिस्ट करती गई। और एक टाइम पे आप कोई अगर पेशेंट है, ठीक है, बीमार है काफ़ी सालों से, अगर उसको शुरू में 25 mg की दवा दी गई, फिर उसकी बॉडी की डिमांड बढ़ती जाएगी, वो 500 mg आ जाएगा, 650 mg आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके क्या होगी, वो रेट बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वो उस टाइम पे नहीं मिलता तो बेसिकली वही एंजाइटी वाली फीलिंग, घबराहट, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती है, और बीमारी का जो बढ़ता है वो तो बढ़ता ही है, ठीक है। उसी को पढ़ना में, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैज़ रिजल्टेड इन द रेजिस्टेंस वेरिएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज इन लेस टाइम, ठीक है, बहुत ही कम टाइमों में ऐसा देखा गया कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जब खेतों में यूज़ किया गया तो उसके लिए जो भी इंसेक्ट, बेसिकली पहले थोड़े से ही कंपोजिशन में इंसेक्ट ख़त्म हो जाते थे, लेकिन देखा अब ये गया कि धीरे धीरे उनके कंपोजिशन की रेट जो है वो हायर होती गई, लेकिन इंसेक्ट इसके लिए अडॉप्ट खुद को करती गई। क्या था, अगर शुरू में 1 चम्मच से वो मर जा रहे थे, तो बाद में क्या वो 1 चम्मच में आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, अब उनको इससे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए मरने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ समझाया जा रहा है कि केमिकल के थ्रू उनकी बॉडी क्या हो रही है, अडॉप्ट कर ले रही है खुद को, उस चीज़ के लिए रजिस्ट कर ले रही है, जिसकी वजह से अब उनका उस केमिकल के थ्रू कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स, मेनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस varieties of diseases pushing bacteria or appeared in very short period of
टाइम, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो बैक्टीरिया से थ्रू होती है, ठीक है। अब उनके लिए एंटीबायोटिक्स बनाए। एंटीबायोटिक्स का बेसिकली डिमांड इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो पहले के टाइम में बहुत कम डोजेस में दिए जा रहे थे, लेकिन अब हमारी बॉडी क्या है, उस चीज़ के लिए अडॉप्ट कर चुकी है। तो उस कम डोजेस में बॉडी का कोई असर नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो बैक्टीरिया अभी भी अपनी नॉर्मल रेट के साथ ही बढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए उनकी जो बेसिकली जो डोजेज है उनको बढ़ा दी गई है हमारी ही बॉडी में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने पहले वाली चीज़ों को क्या अडॉप्ट कर लिया है, तो अब इनसे उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसको चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब आपको पहले से ज़्यादा डोजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन बाय ऑर्थोप्रोजेनिक एक्शन। ये ऑर्थोप्रोजेनिक मतलब क्या है? ये बेसिकली हमारी एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है। बोला है ना, एनसीईआरटी के बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके बारे में आप सुने हो लेकिन मतलब नहीं पता। ह्यूमन, यानी ये बाय चांस बेसिकली नहीं हुआ है, ये हमने ह्यूमन के थ्रू कराया है, ठीक है। हमारी बॉडी में चीज़ें क्या हुई हैं, या ये सारी जो प्रक्रिया हो रही हैं, ये सारी ही प्रक्रिया इंडस्ट्रियलाइजेशन भगवान तो लेके आए नहीं थे, ठीक है। ये किसके थ्रू हुआ है? हमारी ही एक्शन के थ्रू हुआ है, ठीक। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लाइकेन ग्रो करना वो भी हमारे ही कंसीडर में नहीं था। वो क्या हुआ है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, स्मोक डस्ट का पोल्यूशन बढ़ाया, जिसकी वजह से लाइकेन की ग्रोथ खत्म। तो इस वजह से ये हमने किया है, ये बाय नेचर नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज़ अ स्टोकेस्टिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इस वर्ड का मतलब क्या है? बाय चांस, ठीक है। बाय चांस यानी बाय लक हो जाता है। प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स इन द नेचर एंड चांसेस ऑफ म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। ये जो हो रहा है ये बाय चांस, ये कोई सोच के नहीं करा रहा है या सोच के नहीं हो रहा है, ये हो जा रहा है अपने आप, ठीक है। कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ें खुद से हो जाती हैं, उसके लिए किसी ने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की रखी है। तो ये बाय चांस हो चुका है ये सारे इवेंट्स। अब वो चीज़ खुद को अडॉप्ट कर रही है, उसके लिए खुद को म्यूटेट कर ले रही है। तो ये सारी चीज़ें बाय चांस हो रही है, किसी डायरेक्शन के थ्रू नहीं हो रही है, ठीक है। अब आप ये सोचो, क्या आपको उड़ना है, ठीक है। आप एक दिन छत से गिरो, 2 दिन छत से गिरो, कम कम हाइट से, ये नहीं कि 4 तल्ले से डायरेक्ट, एक एक तल्ले से। एक दिन हाथ टूटेगा, एक दिन पैर टूटेगा, लेकिन आप ये सोचो कि क्या हम एक ही बार में उड़ना शुरू कर दें तो पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारी बॉडी कभी अडॉप्ट कर ही नहीं सकती इस जनरेशन में। क्यों? अब आपको पता है उड़ने के लिए क्या चाहिए? पहले तो आपके बोन होलो होने चाहिए, बॉडी का वेट लाइट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बर्ड्स के अंदर हैं, उनके पास विंग्स है, हमारे पास तो है नहीं। हाथ पैर से क्या विंग्स बनाएंगे आप? तो बेसिकली ये क्या है, जनरेशन टू जनरेशन। अब हो सकता है पहले कुछ ऐसा हो जाए या बाद में कुछ ऐसा हो जिसके थ्रू हमें उड़ने वाली ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाए, तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे थ्रू भी विंग्स का बेसिकली इवॉल्वेशन हो जाए, या कोई ऐसा ह्यूमन आए जिसके हाथ पैर की जगह विंग्स हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती, लेकिन ये बाई चांस की बात है। अगर कोई ऐसी प्रजाति दिख जाए तो लोग भगवान बना के उसको पूजना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हुआ नहीं है या किसी ने कराया नहीं है, ये बस अपने आप चमत्कार के थ्रू हो गया, ठीक। ये जो वर्ड है ना चमत्कार, ये बाई चांस वाले से ही मिलता जुलता है। हो गया, अब इसके लिए कोई प्लानिंग तो थी नहीं, अपने आप ही हो गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब, एडॉप्टिव का मतलब अडॉप्ट कर लेना, रेडिएशन मतलब अलग अलग जगह से थ्रू, ठीक है। अलग अलग जगह के रेडिएट होने के बाद चीज़ों को अडॉप्ट करना, इट मीन्स एडॉप्टिव रेडिएशन। द प्रोसेस ऑफ evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of the geography या habitats is called as adaptive radiation, ठीक है। कोई नॉर्मल किसी एक पॉइंट से निकला, उसका जो एवोल्यूशन या बेसिकली जो भी उसकी स्पीसीज पाई गई एक ही पॉइंट पे पाई गई, लेकिन अब वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। अब उस अलग अलग डायरेक्शन में वहाँ की इन्वायरमेंट कंडीशन कुछ और होगी, उसके थ्रू उनकी बॉडी ने क्या किया, खुद को अडॉप्ट करना शुरू हुआ। तो भले ही इनके ये जो एंसेस्टर हैं ये कॉमन है, यहीं से अराइज हुए हैं, लेकिन
वो अलग अलग जगह जाने के थ्रू, अलग अलग हैबिटेट में जाने के थ्रू क्या हुए, उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग वेरिएशन निकला और अलग अलग वेरिएशन ही क्या हो गया, एक नई प्रोजेनी या एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता गया। ठीक है, यही कहलाता है हमारा एडॉप्टिव रेडिएशन। एग्जाम्पल डार्विन्स फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इन दोनों ही के बारे में हमें पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे डार्विन फिंचेस के बारे में। तो हमारे जो डार्विन साहब थे उन्हीं के ऊपर बना है ये डार्विन फिंचेस। ये एक्चुअल में एक बर्ड्स थी। ठीक है, अब डार्विन साहब जो थे उनको बहुत ही शौक था ट्रैवल करने का। तो ये जब गैलापागोस आइलैंड पे गए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक ही जैसी दिखने वाली बर्ड लेकिन कुछ कुछ रिस्पेक्ट में क्या है एक दूसरे से अलग, और वो रिस्पेक्ट क्या था, उनके बीक। ठीक है, उनकी जो चोंच थी, उन सारे ही बर्ड जब वो अलग अलग जगह पे गए, आइलैंड सेम था लेकिन प्लेसेस क्या थी, अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके जो चोंच का यानी बीक का स्ट्रक्चर था वो काफ़ी एक दूसरे से वेरी कर रहा था। और इसी को उन्होंने स्टडी करके बाद में उन बर्ड्स का नाम चेंज करके क्या रख दिया, डार्विन फिंचेस। ठीक है, दे वर द स्मॉल ब्लैक बर्ड्स ऑब्जर्व बाय डार्विन इन गैलापागोस आइलैंड। There were many varieties of finches in the same island. All the varieties he conjectured evolved from the island itself. ठीक है, यानी वो सारे के सारे वेराइटीज नंबर ऑफ थी लेकिन उनके जो भी चीज़ें इवॉल्व हुई वो एक सेम आइलैंड के ही थ्रू इवॉल्व हुई थी। मतलब क्या है, इसका समझने का मतलब ये है कि एक ही जगह के थ्रू इवॉल्व हुए लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जब चले गए तो वहाँ के हिसाब से उनकी बॉडी ने क्या किया, एडॉप्टेशन शुरू कर दिया। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटर फीचर, जो ओरिजिनल थी वो कैसी थी, सीड खाने वाली, सीड ईटर थी। मेनी अदर फॉर्म्स विथ अल्टर्ड बीक अरोज इन ब्लेंडिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। अब जो बीक का सीड ईटर क्या होंगे, नॉर्मली कुछ ऐसी होगी। ठीक है, उनकी बीक जो इंसेक्ट ईटर होगी उनकी नीचे से थोड़ी मुड़ी हुई होगी ताकि इंसेक्ट को आसानी से पिकअप कर सके। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। और कुछ जो हमारे वेजिटेरियन होंगे उनकी जो चोंच होगी थोड़ी लंबी सी होगी ताकि आसानी से पिक कर करके वो खा सकें। तो ये सारी ही चीज़ें किसके बेसिस पे है, बीक के बेसिस पे। लेकिन वो बर्ड्स क्या थी, उनकी जो कॉमन जो भी इंसेस्टर थे वो कॉमन थे, एक ही जगह से इवॉल्व होके अलग अलग डायरेक्शन में जाके वो अपनी बॉडी में अडॉप्टेशन क्रिएट किए। लिविंग इन द आइसोलेशन फॉर लॉन्ग द न्यू काइंड ऑफ फिंचेस इमर्ज्ड दैट कुड फंक्शन एंड सर्वाइव इन द न्यू हैबिटेट। ठीक है, काफ़ी टाइम तक जब वो अलग अलग जगह पे गई तो वहाँ की, अब एक बार में ऐसा नहीं कि उनकी जो बीक का स्ट्रक्चर वो एक बार में चेंज हुआ, नहीं, जनरेशन्स लगे हैं इनको ऐसे स्ट्रक्चर में लाने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बनी सर्वाइवल रेट को अपने बढ़ाने के लिए, उनके बॉडी में क्या हुआ, चीज़ें अडॉप्ट होना शुरू हुई और उसके बाद से क्या हुआ, उनके बीक के स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिले। ये हैं हमारे डार्विन फिंचेस। आप देखो सबके के सारे बीक्स के स्ट्रक्चर क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इन्हीं चीज़ों को देखा था किसने, हमारे डार्विन साहब ने। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मार्सुपियल, ये दोनों के ही वेरिएंट्स हमें पढ़ने हैं। एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा था कि ये सेम ही प्लेस से बिलोंग कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन क्या दिक्कतें आई कि जब वो अपनी सर्वाइवल रेट को अच्छी करने के लिए अलग अलग जगह पे गए तो अलग अलग जगह पे जाने के बाद इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए। ठीक है, जो सेम ही स्पीसीज थी। ठीक है, अगर आप चूहे की स्पीसीज देखो, आप पढ़ोगे, इनफैक्ट उसे लर्न भी करना है आपको। आप चूहे की स्पीसीज देखो तो एक जगह वो मोल के फॉर्म में है और एक जगह वो माउस के फॉर्म में। तो ये बेसिकली स्पीसीज सेम है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग हैबिटेट में रहने की वजह से इनके अंदर क्या हुई, अलग अलग वेरिएशन और चेंजेस देखने को मिले। A number of marsupial pouch mammals, each other different from the other, evolved from an ancestral stock within Australia.
एक ही जगह से बिलोंग कर रहे थे सारे, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अलग अलग जाने की वजह से, अलग अलग जगह रहने की वजह से उनकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस देखने को मिले। When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area within different habitat is called convergent evolution। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरा का पूरा। जब एक से ज़्यादा एडॉप्टिव रेडिएशन देखा जाएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और कहाँ हमने पढ़ा था, याद है, निमोनिक्स बनाई थी AC और SD। SD फॉर होमोलॉगस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और AC फॉर एनालॉगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। याद आया कुछ? तो जब एक से ज़्यादा एडॉप्टिव रेडिएशन देखा जाएगा तो उसे हम कहते हैं किसको? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यानी अगर एक है तो वो नॉर्मली आप एडॉप्टिव रेडिएशन में ही कंसीडर करोगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा एडॉप्टिव रेडिएशन हो रहे हैं, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, तो उसको आप कंसीडर करोगे क्या? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया शो पैरेलल evolution as they have evolved from other marsupial mammals, each of which closely resemble and look similar to the corresponding marsupial। ये देखने में आपने एनालॉगस और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दोनों एक ही चीज़ बोल रहे थे, याद है, पढ़ा रखा है। तो वहाँ पे क्या था? एनालॉगस का मतलब जिनका फंक्शन क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। होमोलॉगस का मतलब क्या था? जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। तो ऑब्वियस सी बात है, खाने का काम हर जगह सेम ही फंक्शन हो रहा है, खाने का काम, लेकिन स्ट्रक्चर हर जगह क्या है? अलग अलग है। तो यही चीज़ें क्या कहला रही हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्योंकि वो बिलोंग कर रहे हैं सेम ही जगह से, लेकिन अलग अलग जगह रहने की वजह से उनके अंदर क्या हुए? अलग अलग वेरिएशन देखने को मिले। और वो अलग अलग वेरिएशन भले ही उन सबका फंक्शन एक ही है, लेकिन जैसे अपने डार्विन फिंचेस में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बीक में देखने को मिला था, इसलिए आप उनको यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक से ज़्यादा एडॉप्टिव रेडिएशन होगा तो उसे हम कहते हैं क्या? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मार्सूपियल रेडिएशन एक ही है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो अलग अलग जगह जाने के वजह से उनके अंदर क्या हो गए? अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल गए, ठीक है। इसके अलावा एक जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये हमारे प्लेसेंटल मैमल और ये है हमारे मार्सूपियल मैमल। देखने में दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जगह चेंज हुई तो इनका स्ट्रक्चर भी क्या हो गया? थोड़ा सा चेंज। अब इस माउस को आप देखो और इनकी माउस के मुंह को देखो, चेंजेस दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हैबिटेट अलग अलग हो गई। अलग अलग हैबिटेट की वजह से अब उनको वहाँ पे जैसा खाना मिल रहा होगा, जैसा सर्वाइवल रेट मिल रहा होगा, उस हिसाब से उनकी बॉडी ने स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। लेमुर और यहाँ पे स्पॉटेड कैकस, फ्लाइंग स्क्वायर और यहाँ पे फ्लाइंग फैलेंजस, ठीक है। यहाँ पे है बॉब कैट और यहाँ पे है तस्मानियन टाइगर कैट। अब इन सब में क्वेश्चन क्या आता है? प्लेसेंटल मैमल का ऑस्ट्रेलियन मैमल से क्या दोनों के नाम आपको या तो प्लेसेंटल मैमल का नाम दे देगा, आपको बताएगा कि ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल इसके कौन बने थे। तो ये नाम आपको याद रखना है। जैसे मोल का क्या है? मार्सूपियल मोल। कुछ के आगे तो जस्ट मार्सूपियल लगा है, वो आपको माउस का मार्सूपियल माउस, ठीक। वॉल्फ का तस्मेनियन वॉल्फ, बॉब कैट का तस्मेनियन टाइगर कैट। ये चीज़ें तो इससे याद क्या रखना है? लेमर का, ठीक है, एंट्रिएटर का जिसको नम कैट बोलते हैं, फ्लाइंग स्क्वायर का फ्लाइंग फ्लैलेंजर्स। 2-3 इसमें हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी चीज़ें तो नाम से ही क्लियर है, ठीक। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी कुछ सी बाकी हैं, जिसमें आपका मेन आता है हमारा ह्यूमन का एवोल्यूशन, कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए। ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही समझना है, साथ में लर्न करते हुए चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।